जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कोशिका। आज हम कोशिका के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा है अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है कोशिका, प्लस लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो कोशिका विज्ञान की एक शाखा है जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में साइटो का मतलब होता है कोशिका या फिर काय, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। दूसरा क्रम क्या होता है, कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। या तो ये तो सबको पता है कि कोशिका जीवन की इकाई है, लेकिन कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कोशिका जो है सबसे पहले जैव अणुओं से मिलकर बनती है। जैव अणु जब आपस में समूह बनाते हैं तो किसका निर्माण होता है, कोशिका का। तो यहाँ से जैव अणु से बना कोशिका, कोशिकाओं के समूह को ऊतक, ऊतक के समूह को ऊतक तंत्र कहा जाता है, ऊतक तंत्र के समूहों को कहा जाता है अंग, और अंग के समूह को कहा जाता है अंग तंत्र। और वही अंग तंत्र का मतलब होता है बहुत सारे अंग एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं, तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब ढेर सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो पूरी शरीर का निर्माण होता है। ठीक। तीसरा है परिभाषा। कोशिका की परिभाषा क्या है, तो कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक तथा कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का मतलब प्रत्येक कोशिका, जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। तो ये संरचना पूरी बन गई, इसीलिए इसको संरचनात्मक बोलते हैं। और जो प्रत्येक ऊतक और अंग या अंग तंत्र जो भाग लेते हैं वो अपना अब अलग अलग स्पेशल कार्य करते हैं, यानी कि अपना एक विशिष्ट कार्य करते हैं जिससे वो क्रियात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक। अब यहाँ पे आप शरीर तथा जीवन भी लगा सकते हैं। तो जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक तथा सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। तो कोशिका की खोज के आधार पे कोशिका दो तरीके से खोजी गई, पहली मृत कोशिका, दूसरी जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। तब तक कि माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुका था। उसके पहले मृत कोशिका की खोज, जो कोशिका की खोज हुई वो मृत कोशिका की खोज हुई। और वो साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने मृत कोशिका की खोज करी उनका नाम था रॉबर्ट हुक। कहाँ पर करी थी उन्होंने, तो कॉर्क के जो बोतल आती है, छोटी छोटी कांच की शीशी, उस पर लकड़ी का कॉर्क लगा होता है। उस कॉर्क की कोशिकाओं में कॉर्क में मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट है हमारा आकार एवं आकृति। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, दूसरा पढ़ा कोशिका की परिभाषा क्या होती है। अब तीसरा हमने नेक्स्ट पढ़ा कि कोशिका के खोज के आधार पे कोशिका किस किस आधार पे खोजी गई। तो सबसे पहले मृत कोशिका खोजी गई, उसके बाद जीवित कोशिका खोजी गई। तो आगे अब हम पढ़ेंगे कोशिका की आकार एवं आकृति। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसकी लंबाई होती है क्या 1.0 माइक्रोमीटर।
दूसरा आता है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच एक पक्षी का नाम है। अंडा जो होता है केवल पूरा का पूरा अंडा एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, तो वो एक कोशिकीय होता है। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसकी लंबाई होती है 1.70 mm। अब आता है सबसे लंबी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका का मतलब कि उसकी चौड़ाई या फिर उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन लंबी कोशिका का मतलब होता है कि उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई चाहे जितनी हो। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, जो कि ह्यूमंस में पाई जाती है, जिसकी लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोशिका के प्रकार। तो कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा होता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बोले तो प्राचीन या फिर अल्प विकसित। और कैरियन का मतलब, कैरियोटिक जो है वो कैरियन वर्ड से मिलके बना होता है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है सच्चा, ट्रू, या फिर विकसित, पूर्ण विकसित या फिर सच्चा। ट्रू का मतलब ही वही होता है कि डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो गया है, और वही कैरियन का मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रकार में जो केंद्रक है वो कैसा है, प्राचीन है, यानी कि अल्प विकसित होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है। अब केंद्रक के विकसित या फिर न विकसित होने का जो लक्षण है वो क्या होता है, तो पूर्ण विकसित केंद्रक का मतलब होता है कि ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर केंद्रक कला जो है वो पूर्ण विकसित है। फॉर एग्जाम्पल ये है पूर्ण विकसित केंद्रक। अल्प विकसित केंद्रक क्या होता है कि उसके किनारे किनारे जो केंद्रक झिल्ली है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, जिससे केंद्रक और केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिनसे कोशिकाओं का जो पदार्थ होता है वो अलग अलग मात्रा में नहीं रह पाता है। तो इसी को बोलते हैं प्राचीन केंद्रक और पूर्ण विकसित केंद्रक, और इसको बोलते हैं अल्प विकसित केंद्रक। दूसरा अंतर जो होता है वो डीएनए का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, यानी कि गोलाकार होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। जबकि ये जंतु कोशिका है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में जो डीएनए होता है वो गोलाकार होता है, जैसे कि यहाँ पर है, और कुंडलित होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए प्रकार होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जबकि वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, लेकिन ये जंतु कोशिका है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है वो कैसा होता है, रेखाकार होता है, यानी ऐसे होता है। ठीक है। तीसरा जो अंतर होता है वो होता है कोशिका भित्ति का। जो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति भी होती है, और जो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है लेकिन कोशिका झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। जबकि ये जंतु कोशिका है तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी। वनस्पति कोशिका में या फिर अन्य कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है उसमें केवल कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है।
तो यहाँ पे दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली अनुपस्थित, इसमें उपस्थित। तीसरा अंतर जो होता है नेक्स्ट, राइबोसोम। राइबोसोम एक कोशिकांग होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। इनके ऊपर ना तो सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, ना तो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ना तो एकल परत होती है ना दोहरी परत होती है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, कोशिका झिल्ली रहित होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं और ये यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में भी पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में जो आरएनए का प्रकार होता है वो राइबोसोम का प्रकार होता है वो कौन सा होता है, 70S प्रकार का होता है। जबकि यूकैरियोटिक प्रकार में जो राइबोसोम का प्रकार होता है वो कौन सा होता है, 80S प्रकार का होता है। अब ये 70S और 80S क्या है, जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तो उसके बारे में जान लेंगे। बस इतना जान लीजिए कि राइबोसोम का प्रकार होता है और S का मतलब होता है स्वेटबर्ग या फिर सब यूनिट। फिर आता है मीजोजोम्स। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में श्वसन के लिए मीसोसोम्स पाए जाते हैं। ये मीसोसोम जो है वो कोशिका भित्ति के अंदर वाली परत पे एक उभरी हुई उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिसको मीसोसोम्स बोलते हैं। ये किसके लिए हेल्प करती हैं, श्वसन में। जबकि यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में श्वसन तंत्र वगैरह ये किस कोशिकांग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला जो अंतर होता है कि प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में रिक्तिका नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में ये देखिए ये सब क्या है, ये रिक्तिका है। यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होती है। तो 3, 4, 5 यही मेन अंतर होता है। बाकी बहुत सारे अंतर होते हैं लेकिन ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखा गया है। पहला कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस क्या होता है, उनके न्यूक्लियस में डिफरेंस होता है, केंद्रक में अंतर होता है। कि क्या अंतर होता है कि उनके केंद्रक झिल्ली जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में उपस्थित होती है। इसीलिए उनका केंद्रक ज़्यादा विकसित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका का जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है। दूसरा अंतर जो है कि डीएनए का अंतर होता है। जो डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ होता है। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में डीएनए जो होता है वो गोलाकार होता है, जबकि यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में जो डीएनए होता है वो रेखाकार होता है। तीसरा अंतर है कोशिका झिल्ली का। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में कोशिका झिल्ली जो होती है वो उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में जो राइबोसोम का प्रकार होता है वो 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में जो कोशिका राइबोसोम का प्रकार होता है वो 80S प्रकार का होता है। श्वसन की बात कर ले तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है वो मीसोसोम्स के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में यह श्वसन तंत्र चलता है। नेक्स्ट अंतर होता है रिक्तिका का। जो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है उसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होती है। काम क्या होता है, रिक्तिका में बहुत सारे द्रव्य भरे हुए होते हैं जो अलग अलग एंजाइमेटिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि वो अलग अलग प्रकार के एंजाइमिक क्रिया करते हैं। जो प्रत्येक सेल ऑर्गेनेल्स द्वारा कोई भी कार्य होता है तो वो उसकी उपापचय क्रिया को बढ़ाते हैं। ये होता है रिक्तिका का काम। नेक्स्ट जो अंतर होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में वो होता है कोशिकांग का। तो जितने भी दोहरी झिल्ली परत वाले जो कोशिकांग होते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। मतलब ऐसे सारे कोशिकांग जिनके पास दोहरी झिल्ली पाई जाती है वो सारे क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। वहीं जबकि यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में ये सारे प्रकार के कोशिकांग जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उदाहरण में इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया, इसमें सारे यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे कि अमीबा, यूग्लिना,
पौधे तथा अगला हमारा टॉपिक है कोशिका सिद्धांत। तो जब भी किसी चीज़ की डिस्कवरी होती है तब ढेर सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन पे अपना अपना मत देना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही कोशिका का जब डिस्कवरी हुआ, उसका टाइप्स के बारे में पता चला, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या करा, इस पे मत देना स्टार्ट कर दिया। उसी में कुछ फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका मत आज भी लोग मानते हैं, उनके मत को हम आज भी पढ़ते हैं, और जिनका नहीं माना गया वो भूतकाल में ही वहीं पे रह गए। तो सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो होता है उनका डुट्रोचैट, या फिर इनको डुट्रोचेत भी बोलते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था, लेकिन ये किसी कारणवश उस कोशिका सिद्धांत को कंप्लीट नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए हम इनके नाम से न जानते हुए जिस भी साइंटिस्ट ने इस कोशिका सिद्धांत को कंप्लीट किया उसके नाम से जानते हैं। श्रेय किसको जाता है, स्लाइडेन तथा स्वान को जाता है। सबसे पहले डिस्कवरी इन्होंने करी थी, डुट्रोचैट ने, लेकिन ये किसी कारणवश उस सिद्धांत को कंप्लीट नहीं कर पाए या फिर उसको प्रूव नहीं कर पाए। तो इनका श्रेय जो होता है, कोशिका सिद्धांत का श्रेय जाता है स्लाइडेन तथा स्वान का। आज भी बुक्स वगैरह में हम कोशिका सिद्धांत वाले वैज्ञानिक का नाम यही जानते हैं, स्लाइडेन तथा स्वान। लेकिन सबसे पहले जो कोशिका सिद्धांत को दिया था उनका नाम क्या है, डुट्रोचैट है। ठीक है। तीसरा है, कोशिका सिद्धांत के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। अब इसका मतलब क्या है कि सारी कोशिकाएं जो हैं वो कहीं से प्रकट नहीं होती, वो कहीं से ऐसा भगवान की दया से नहीं प्रकट होती हैं। वो कैसे होती हैं, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। मतलब कोई एक कोशिका बन गई, अब उसी से डिवाइड होकर के सारी कोशिकाएं क्या करेंगी, बनेंगी। अब ये पहली कोशिका कैसे बनी, ये प्रोटीन, जैव, वृहद अणु तथा सूक्ष्म अणु ऐसे अणुओं से मिलकर के बनी है। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। बस आप इतना जान लीजिए कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं। यानी कि जब भी कोई कोशिका एक नई बन जाती है, उसी से डिवाइड हो करके सारी नई कोशिकाएं बनती हैं, वो कहीं से प्रकट नहीं होती हैं। अब ये तो पढ़ लिया ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है। ये भी जान लीजिए कि इसको दिया किसने था, तो इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है विर्चो। उन्होंने इस सेंटेंस को दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये एग्जाम में पूछता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोशिका में कितने प्रकार के कोशिकांग होते हैं, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्येक का कार्य क्या होता है, और उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना है। थैंक यू।